हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में एसएसटी का पूरे 1 से 30 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हम आज के पहला प्रश्न को लेते हैं। और ये पहला प्रश्न क्या है? ठीक है, आपके ये एसएसटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है कल, यानी कि 25 फरवरी को, तो जैक बोर्ड के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम पहला आज का प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है और इसको हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था, जिसका ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, लुई 16वां या जॉर्ज डेंटन। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन है राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय या लोकतंत्र का उदय। तो सेकेंड का ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, यानी कि लोकतंत्र का उदय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम क्यों और बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न जो 3 है, वो 3 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था, जिसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन का नेता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने की, जिसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या लाला लाजपत राय। इसको हम लोग इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं जैसे कि एलन ऑक्टो ह्यूम जो है, इनको शॉर्ट में बोला जाता है ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी इन्हें हम संक्षिप्त में जानते हैं, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो ए.ओ. ह्यूम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि हम संक्षेप में से क्या कहेंगे, ए.ओ. ह्यूम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, जिसका ऑप्शन है नाजी जर्मनी का उदय, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, और डी ऑप्शन है जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल, ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति है भारतीय जूट मिल स्थापित करने वाले, जिसका पहला ऑप्शन है द्वारका नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या जमशेद जी टाटा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वारका नाथ टैगोर जो थे भारतीय उद्यमी, भारतीय जूट की मिल की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, सिर्फ 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है भाप इंजन का विकास करने वाला ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे, जिसका ऑप्शन है जेम्स वाट, रिचर्ड आर्कराइट, एडम्ड कार्टराइट और सैमुअल स्लेटर। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स वाट जो थे भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप क्या याद रखेंगे, जेम्स वाट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, जिसका ऑप्शन है भारत,
चीन, फ्रांस, यूरोप। तो डी का 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। ठीक है, बी इसका क्या हो जाएगा राइट, यानी कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, तो चीन में विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की, जिसका ऑप्शन है जयदेव, राजा राम मोहन राय, शिवानी या विवेकानंद। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयदेव। जयदेव जो है इनका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कल हो सकता है कि आपके एग्जाम में सवाल ये देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप भूले नहीं और आप इसको एग्जाम में सही करेंगे। हालांकि पूरे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जो है ये मॉडल सेट का ही प्रश्न को मैं इसको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो इसे आप एग्जाम से पहले 1 2 बार 3 बार इसे हम जरूर आप देख करके जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 10 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी यानी कि एमजी यानी कि महात्मा गांधी जी क्या पत्रिका जो जिन्होंने क्या किया था संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, शुरू हुआ था, यानी कि 1942, 1943, 1944, 1945। तो यानी कि 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1942 में जो था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, किसके खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 12 है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसका ऑप्शन है 1951, 1973, 1993, 2009। तो बाघ परियोजना का जो शुरुआत हुई थी वो था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1973। ठीक है, और एक 1972 में क्या हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि 1972 में किस योजना का शुरुआत हुआ था। वो भी एक योजना है 1972। 1973 जैसा कि हम बता दिए बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इस 1972 कौन सा योजना है चलाया गया है, इसे आप कमेंट में आंसर जरूर देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, खादर, बांगर, लाल या लेटराइट। तो यानी कि 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांगर। बांगर मिट्टी में कंकड़ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और ये बांगर मिट्टी जो है से कि अनुपजाऊ होती है, फसल की दृष्टि से ये मिट्टी जो होती है अनुपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है, जिसका ऑप्शन है ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी रावादार, ऑप्शन सी रेगुर और ऑप्शन डी। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, काली मृदा को किस मृदा के नाम से जाना जाता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रेगुर मृदा के नाम से काली मृदा को जाना जाता है। सॉरी मतलब कौन था, काली मृदा, जी जी जी, यानी कि रेगुर मृदा को हम काली मृदा भी कहते हैं। काली मृदा या काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, राज्य पूछा है, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, मेघालय। तो 15 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पूछा जाएगा और सुंदरवन डेल्टा भी पूछा जाता है, तो उधर ही यानी कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, तो वहाँ पर जो है कि ये सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, जिसका ऑप्शन है सरदार सरोवर परियोजना से, भाखड़ा नांगल परियोजना से, रिहंद परियोजना से या टिहरी परियोजना से। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है कौन सा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस प्रश्न का आप कमेंट में आंसर जरूर देंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है डियर स्टूडेंट, जरूर आप इसका कमेंट में आंसर करेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है,
जल किस प्रकार का संसाधन है, जिसका ऑप्शन है अनवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजकीय धर्म पूछा है श्रीलंका के बारे में, ठीक है, जिसका ऑप्शन है इस्लाम, हिंदू, ईसाई या बौद्ध। तो 18 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एकदम अच्छा से याद करके जाएंगे कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, तो बौद्ध है, ना कि इस्लाम, हिंदू, ईसाई, ये उनका श्रीलंका का धर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? जिसका ऑप्शन है 57, 58, 59 या 60 है। तो बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 19 का जो हो जाएगा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 59%। कितना प्रतिशत है? 59% जो है वहाँ पर बेल्जियम में डचों की क्या है, आबादी है। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी है? तो 59%, यानी कि 59% जो है से कि बेल्जियम में डचों की आबादी है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? केंद्र के पास पूछा गया है, माने भारत सरकार के पास, ठीक है, जिसका ऑप्शन है शिक्षा, रक्षा, कृषि या स्वास्थ्य। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, तो 20 नंबर प्रश्न का हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक बार फिर से प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो यानी कि रक्षा, ठीक है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है ये राज्य सरकार की शक्ति है, राज्य सरकार के पास होती है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगला प्रश्न क्या है, तो 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि विकेंद्रीकरण क्या है? तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है, एक हाथ में शक्ति का विकेंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का विकेंद्रीकरण, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण या स्थानीय सरकारों की शक्ति को कर करना। तो 21 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण जो है व्यक्तिकरण कहलाता है। तो 21 का सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? कौन से राज्य? पूर्वोत्तर का राज्य, जिसका ऑप्शन है आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऐतिहासिक कारण या भौगोलिक स्थिति। तो जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांस्कृतिक और भाषाई अंतर जो है स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? जिसका ऑप्शन है शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण और डी ऑप्शन जो है उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन होगा ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक और आप ट्रिक ऐसे याद रखेंगे, ट्रिक जो है इसका एक बहुत मतलब अगर आपको ऑप्शन में कुछ ज़्यादा ना पता चले तो अगर उपरोक्त डी वाला ऑप्शन होगा और उनमें से ऑप्शन आपको ए बी सी में से आपसे कोई चुन नहीं पा रहे हैं तो उसमें आप जो है से कि डी को ही आप टिक करेंगे, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज़्यादातर चांस यही है। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं सही सटीक पता चल रहा है
तो उस स्थिति में आप ऑप्शन को डी मार दें, तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी जब जहाँ पर रहेगा, ठीक है, जिन भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी रहेगा तो उसी ऑप्शन को आपको टिक कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए आपको समझ में आ गया होगा बात जो मैंने कहा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। लिंग समानता को बढ़ावा देना मतलब स्त्री पुरुष जो है उनमें से किसी एक को बढ़ावा देना का समानता को बढ़ावा देना है। कौन सा अनुच्छेद करता है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। तो 24 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो है अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 15 जो है वो लिंग जो स्त्री पुरुष है उसमें समानता का बढ़ावा देना का मतलब उसमें जिक्र किया हुआ है। किसी भी लिंग को आप मतलब स्त्री पुरुष को किसी एक को आप ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते। ये हमारा आर्टिकल 15 में कहा गया, यानी कि अनुच्छेद 15 में बात कही गई है, ठीक है। एक और याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है वो 395 है। भाग पूछेंगे तो भाग जो है 22 है। अनुसूची जो है अनुसूची वो 12 है, ठीक है। और अगर भारतीय संविधान में अगर हम पूछे कि सूची कितना है, कितने प्रकार की सूची है, तो सूची भी आप याद रखेंगे, सूची भी याद रखेंगे कि सूची कितना है संविधान में, तो है 3, जिसमें एक है समवर्ती सूची, दूसरा है संघ सूची और तीसरा है राज्य सूची। कौन सूची? राज्य सूची, ठीक है। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 3 सूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, भारत किस प्रकार का राज्य है? संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष और संघीय है, संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय है, या राजतंत्र और अधिनायकवादी है। तो डियर स्टूडेंट 25 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर है। हमारा जो देश भारत है वो जो है कि संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय है, न कि धर्मनिरपेक्ष है और संघीय, ऐसा नहीं है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर किसी धर्म को बढ़ावा किसी एक खास समुदाय के धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे सभी धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, तो उनको अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब हैं, उनको मानने का अधिकार प्राप्त है। तो यह एक देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है बल्कि धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। लोकतांत्रिक है मतलब इस देश में चुनाव भी होता है, ठीक है ना। तो यानी कि 25 का जो ऑप्शन जो सी है उसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो इसका जो ऑप्शन है नेपाल, भारत, केन्या, श्रीलंका। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? जिसका ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सांसद या न्यायपालिका। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक दल का मतलब हो गया जैसे कि इंडिया में 2 राष्ट्रीय दल जो है वो राष्ट्रीय दल है, जिसमें से एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। तो उनका जो उस दल का जो चिन्ह मिला हुआ है, उनको उस दल का मान्यता जो मिला हुआ है, तो चाहे उनके अलावा और भी कई दल हैं जैसे कि बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी है, जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, समाजवादी पार्टी है, जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड है। तो इन तमाम जैसे राजनीतिक दल हैं, इनकी जो मान्यता जो देती है, इन दलों की जो मान्यता देने वाला जो संस्था है तो वो है चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। तो यही जो है कि क्या देती है, उसका मान्यता देती है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। ठीक है, जिसका ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2003 और ऑप्शन डी 2006। तो 28 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2005। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 2005 में। ठीक है, और इस प्रश्न का हम एक आपसे कमेंट में आंसर आप उसका जरूर देंगे। वो प्रश्न ये है कि रोजगार गारंटी अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन जो काम है वो गारंटी है, कितने दिनों तक जो है काम जो है गारंटी पूर्वक दी जाती है। ठीक है, दिन बतलाना है, कै दिन, 150 दिन, 80 दिन, 90 दिन या 100 दिन। ठीक है, हम ऑप्शन बता दिए हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया। 28 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जा रहा है। लेकिन कितने दिन तक काम दिया जाएगा इस बात की गारंटी दी गई है, तो वो दिन आप कमेंट में आंसर जरूर करेंगे सारे विद्यार्थी। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न हम लेते हैं। 29 प्रश्न है कि बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, निकासी, ऋण, जमा या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ऋण। ठीक है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, ऋण यानी कि ब्याज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लास्ट है। चलिए अगला प्रश्न लास्ट क्या है, 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, राइट आंसर है। 30 सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो 2005 में। एक सेकेंड, थोड़ा 29 को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, इनकम का प्रमुख स्रोत पूछा है। क्या निकासी है, ऋण है, हाँ सही है, यानी कि ऋण ही जो है इसका मुख्य स्रोत है, यानी कि 29 का बी ही जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे 30 प्रश्न हो ही गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो यानी कि 2005 में इसका राइट आंसर हुआ है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको मैंने इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो आपको SST का मैंने पूरा करा दिया इसको, और आप इसे अच्छे से जब तक परीक्षा कल होने वाली है तो आप इसे 2-3 बार रिवीजन के तौर पर इसे वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे। और कल आपको परीक्षा, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कल परीक्षा हॉल में जाएं तो आप सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब अच्छे से करके जाएंगे। और हमने और भी 2-3 तरह के वीडियो मैंने अपने चैनल पर आपको अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को आप 2-3 बार और उसको अच्छे से देख लेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो हम अगले वीडियो में आपको अगला सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, जिसमें आपको साइंस का परीक्षा, जैसे कि आपको पता है कि रद्द हो गई है, हिंदी का भी रद्द हो गई है। तो मे भी आपको हम साइंस मैथ हिंदी जैसे विषय का ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको करा देंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।